आज खेल की दुनिया से एक बड़ी खबर आ रही है। सभी खेल संगठन इन नियमों को 6 महीने के अंदर अंदर लागू करें, वरना खेल मंत्रालय से सजा के लिए तैयार रहें। भारत में खेल संघों की मनमानी अब बीते दौर की बातें होने वाली है। केंद्र सरकार ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस रूल 2026 को हरी झंडी दे दी है। अब मैदान पर पसीना बहाने वाले हमारे खिलाड़ी सिर्फ मेडल ही नहीं लाएंगे, बल्कि खेल संघों के दफ्तरों में बैठकर बड़े फैसले भी लेंगे। क्या है ये नियम और कैसे बदल जाएगी भारतीय खेलों की सूरत, आइए जानते हैं इन मुख्य बिंदुओं को। खेल मंत्रालय द्वारा जारी आज एक प्रेस विज्ञप्ति जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 के तहत नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस यानी नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज रूल 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। यह नोटिफिकेशन भारत में खेल प्रशासन को एक कानूनी और संरचित ढांचे में लाने की दिशा में बेहद अहम कदम माना जा रहा है। इन नियमों का उद्देश्य राष्ट्रीय खेल महासंघों और क्षेत्रीय खेल संघों की कार्यप्रणाली, चुनाव प्रक्रिया और प्रतिनिधित्व को पारदर्शी, लोकतंत्र और जवाबदेह बनाना है। इन नए नियमों के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी और रीजनल स्पोर्ट्स बॉडी की जनरल बॉडी और एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किस तरह होगा, उसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं और किन परिस्थितियों में किस व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जाएगा। खास बात यह है कि इन नियमों में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट यानी SOM यानी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को खेल प्रशासन में सीधे तौर पर शामिल करने का प्रावधान किया गया है। हर नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी की जनरल बॉडी में कम से कम 4 SOMs को शामिल करना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही महिला खिलाड़ियों को बराबर प्रतिनिधित्व देने के लिए यह भी तय किया गया है कि जनरल बॉडी में शामिल SOMs को उसमें 50% महिलाएं होंगी, यानी 4 उत्कृष्ट खिलाड़ी होना अनिवार्य है, जिसमें 2 महिलाएं होनी चाहिए। आप में से अधिकतर खिलाड़ी नहीं जानते होंगे कि किसी भी फेडरेशन की जनरल बॉडी में कौन लोग होते हैं और वह कहां से आते हैं। असल में फेडरेशन के सदस्य राज्य संगठन यानी स्टेट एसोसिएशन होती हैं। चलिए आपकी आसानी के लिए एक उदाहरण से देकर बात करते हैं। जब फेडरेशन के चुनाव होते हैं तो उसमें हर राज्य संघ यानी स्टेट एसोसिएशन से 2 लोग नामित किए जाते हैं। इस तरह यदि किसी फेडरेशन के 24 सदस्य हैं यानी 24 राज्य इकाइयां स्टेट एसोसिएशन है, तो हर राज्य संगठन जो है अपने 2 लोग नामित करेगा, तो कुल 48 हुए। इसे जनरल बॉडी यानी आम महासभा कहा जाता है। इन 48 सदस्यों को वोटिंग और चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। तो अब इसमें कम से कम 4 खिलाड़ी होंगे जिनमें 2 महिलाएं होंगी। एक और मजेदार बात है, महिलाओं की भागीदारी सिर्फ जनरल बॉडी तक सीमित नहीं रखी गई है। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 के अनुसार एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए यह संख्या अब दुगनी कर दी गई है, यानी कम से कम 4 महिलाओं का होना जरूरी है। इसे लागू करने के लिए रूल्स में यह व्यवस्था दी गई है कि अब हर नेशनल और रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन अपने बायलॉज में एग्जीक्यूटिव कमेटी के कुछ पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर सकते हैं। इसका सीधा मकसद यह है कि खेलों के फैसलों में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ नाम मात्र की ना होकर वास्तविक और प्रभावी होगी। इन नियमों में SOM बनने के तरीके को भी विस्तार से समझाया गया है। कोई भी खिलाड़ी जो SOM के रूप में आवेदन करता है उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा उसका सक्रिय खेल जीवन समाप्त हो चुका होना चाहिए, यानी वो अब टूर्नामेंट नहीं खेलता हो। आवेदन की तारीख से कम 1 साल पहले तक उसने किसी भी ऐसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया हो जिससे जिला, राज्य या भारत का प्रतिनिधित्व करने का चयन या सिलेक्शन होता हो। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रशासनिक भूमिकाओं में वही खिलाड़ी आए जो अब सक्रिय प्रतिस्पर्धा या कहें कि एक्टिव चैंपियनशिप में ना हो, और ताकि वो निष्पक्ष रूप से निर्णय ले सके। रूल्स में SOMs के लिए एक टायर्ड सिस्टम भी तय किया गया है ताकि अलग अलग खेलों और उपलब्धियों को सही तरीके से आंका जा सके। इसमें कुल 10 टीयर्स बनाए गए हैं। सबसे ऊपरी टीयर में वे खिलाड़ी आते हैं जिन्होंने ओलंपिक गेम्स
पैरा ओलंपिक गेम्स या विंटर ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक जीता हो। इसके बाद क्रमशः वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता आते हैं। सबसे निचले टियर में नेशनल गेम्स या नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। यह व्यवस्था इसलिए रखी गई है ताकि हर खेल की प्रकृति और उसकी प्रतिस्पर्धा के स्तर को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों को प्रतिनिधित्व मिल सके। इस पर हमें अभी बहुत कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। इस पर जैसे ही हमें और अधिक जानकारी खेल मंत्रालय या खेल अधिकारियों से मिलेगी, हम आप तक तुरंत लेकर आएंगे। चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी इन नियमों में बेहद साफ और विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी के चुनाव के लिए पूरी टाइमलाइन तय की गई है, जिसमें एसओएम बनने के लिए आवेदन से लेकर चुनाव की घोषणा, अंतिम इलेक्टोरल रोल जारी करने और नामांकन आमंत्रित करने तक के सभी चरण शामिल हैं। इसका मकसद चुनाव में देरी, मनमानी और विवाद की गुंजाइश को कम करना है। इन रूल्स में अयोग्यता के प्रावधान भी स्पष्ट किए गए हैं। अगर किसी व्यक्ति को किसी अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है और उसे जेल की सजा हुई है, तो वह ना तो जनरल बॉडी का सदस्य बन सकता है और ना ही एग्जीक्यूटिव कमेटी या एथलीट कमेटी का चुनाव लड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की किसी समिति का हिस्सा बनने से भी साफ तौर पर रोका गया है। यह प्रावधान खेल प्रशासन को साफ सुथरा और विश्वसनीय बनाने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल को लेकर भी नियम तय किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि इलेक्शन पैनल में हर समय कम से कम 20 ऐसे सदस्य होने चाहिए जो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 में तय योग्यता को पूरा करते हों। चुनाव कराने के लिए इसी पैनल से इलेक्टोरल ऑफिसर की नियुक्ति होगी, यानी कि अगर फेडरेशन के चुनाव होते हैं तो यही पैनल होगा जहां से नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है वो चुनाव अधिकारी नियुक्त कर पाएंगे। इलेक्टोरल ऑफिसर की फीस नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और अधिकारी के बीच आपसी सहमति से तय होगी, लेकिन उसकी जो अधिकतम सीमा है, यानी कि अधिक से अधिक जो पैसा वो अधिकारी ले पाएगा, वो 5 लाख रुपया रखी गई है। ये अधिकतम है। बाकी उस अधिकारी, इलेक्टोरल ऑफिसर और फेडरेशन के बीच में तय क्या होता है, इस पर चीजें निर्भर करती हैं। अगर जो इलेक्टोरल ऑफिसर है किसी सहायक की यानी असिस्टेंट की नियुक्ति करता है तो उसकी फीस भी आपसी सहमति से तय की जाएगी। यानी अब आप जो इलेक्शन ऑफिसर है वो ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं भी किसी भी आप रिटायर्ड जज को या जो एडवोकेट हैं, वकील हैं, उनको बना सके। अभी ये जो पैनल है, जो 20 लोगों का पैनल है, इन्हीं में से आप जो है वो इलेक्शन ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट कर पाएंगे। रूल में यह भी साफ कहा गया है कि हर नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी को अपने बायलॉज को एक्ट और नए रूल्स के अनुरूप 6 महीने के भीतर संशोधित करना होगा। यह एक अनिवार्य शर्त है ताकि सभी खेल महासंघ एक समान कानूनी ढांचे के तहत काम कर सकें। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी के आवेदन पर इन नियमों में 12 महीने तक की छूट दे सके, लेकिन इसके लिए कारण लिखित रूप में दर्ज करना होगा। कुल मिलाकर नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस, नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज रूल्स 2026 का नोटिफिकेशन भारत में खेल प्रशासन को एक मजबूती, पारदर्शी और कानून आधारित प्रणाली में बदलने की दिशा में बड़ा कदम है। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 के लागू होने के बाद ये रूल्स उस बदलाव को जमीन पर उतारने का रास्ता साफ करते हैं और यह संदेश देते हैं कि अब खेल महासंघों की जवाबदेही, प्रतिनिधित्व और सुशासन के साथ ही आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, इसी तरह की जानकारियां, इसी तरह के जो सरकारी प्रेस रिलीज, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, खेल मंत्रालय के जो प्रेस विज्ञप्तियां हैं उससे जो भी जानकारी है या और दूसरे सोर्सेज से जो भी जानकारी आती है वो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और धन्यवाद उन सभी फॉलोअर्स को, उन सभी व्यूअर्स को जिन्होंने हमारे फेसबुक पेज पर लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस देख रहे हैं, लाखों की संख्या में व्यूअर्स हैं और हम आने वाले दिनों में इसी तरह जो है आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।